अभी भी 1% से काफ़ी नीचे है। साथ ही अगर हम देखें तो डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करें तो कुछ जिसे कह सकते हैं कि रिलेटिव सिग्नल ऑफ सेम्बलेंस ऑफ, शायद एक हम जो उसको एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। तो उस संबंध में हम देखें तो पाते हैं कि अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर ज़रूरत है, यह भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर हम रिपोर्टेड डेथ को देखें तो पाते हैं कि अगर कल यानी कि पिछले 48 घंटे पहले अगर उसमें देखें तो 3,689 डेथ्स अगर रिपोर्ट हुई थी, तो पिछले 24 घंटे में 3,417 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो जैसे अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज़्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहाँ यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज़्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। इसी तरीके से अगर हम सैंपल केस पॉजिटिविटी, जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें कितने पॉजिटिव आए, और उसको एनालाइज करके देखें तो पाते हैं कि 22 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि काफ़ी प्रांत ऐसे हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% केस पॉजिटिविटी वाली 9 स्टेट्स हैं, और लेस देन 5% पॉजिटिविटी वाली 5 स्टेट्स हैं। अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग, या कुछ हद तक हम 1-2 स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेन्स के हिसाब से केसेस को और कम कर पाएं। इसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि अभी भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट हो रहा है। वह स्टेट्स जरूरी है कि रिक्वायर्ड प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें, रिक्वायर्ड कंटेनमेंट एफर्ट्स पर अपना ध्यान रखें, जिसमें मुख्यतः हम दिखाना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला ऐसी स्टेट्स में, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, जहां पर कि आप देखें तो हमें केसेस का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यही सिचुएशन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। आज जरूरी है कि जहां पर भी केसेस में यह इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, हम उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करें। जिन जिन एरिया में केसेस आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट पर हमारा कार्य चलता रहे। साथ ही जिस तरह से कुछ स्टेट्स में हमें एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीज इन केसेस का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से देश के कई जिलों में भी पिछले 15 दिनों से केसेस में कमी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः आप देखें छत्तीसगढ़ में
दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर और राजनांदगांव में केसेस में थोड़ा कमी देखी गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, गुना और शाजापुर, लद्दाख में लेह लद्दाख, और इसी से तेलंगाना में भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि केसेस में पिछले 15 दिन में कमी नोट की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में कमी हम नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंडिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई है। यहाँ हम फिर आप सबसे मनवी करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि जो भी ये हमें गेन्स दिख रहे हैं इनको हम प्रिजर्व करें, इन पर कार्य चलता रहे। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स उसी मोमेंटम, उसी गति से चलते रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो भी हमें ये अर्ली साइंस ऑफ गेन दिख रहे हैं हम इनको फिर से लूज कर दें। वैक्सीन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैक्सीन कवरेज अब तक हम 12.07 करोड़ अबव 45 ईयर्स कवर कर चुके हैं। 1.57 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.06 करोड़ पीपल आर ऑलरेडी कवर्ड। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरी थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव एक अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की ज़रूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास हैं वहाँ पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज़ पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफ़ी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि पीएसए नाइट्रोजन प्लांट्स हैं और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही
इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या इनको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहाँ पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि हम कोविड-19 मैनेजमेंट के जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं उसको मैनेज कर सकें, उसके अंतर्गत कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्णय है कि जो नीट और पीजी का एग्ज़ाम है इसको कम से कम 4 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि यह 31 अगस्त से पहले नहीं किए जाएंगे। और साथ ही जब भी एग्ज़ाम अनाउंस किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई कर सकें, उनको 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। इसके द्वारा हमारे पास जो नीट और पीजी से संबंधित जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कोविड ड्यूटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मैन पावर बढ़ जाती है। साथ ही जितने भी मेडिकल इंटर्न्स हैं हम उनको भी कोविड ड्यूटीज़ के लिए उनकी फैकल्टी के अंदर एज पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ सकें। इसके साथ ही फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी हम लोग टेली कंसल्टेशन या माइल्ड कोविड केसेस के बारे में उनको ओरिएंट करते हुए वहाँ भी उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स हैं वो एज रेजिडेंट्स कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फ्रेश बैच ऑफ पीजी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते। इसके साथ ही बीएससी और जीएनएम क्वालिफाइड नर्सों को भी हम फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज़ के लिए उनका सहायता लेंगे, वह अपने सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सेज के अंडर में काम करेंगी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन देयर सर्टिफिकेशन, उनकी सर्विसेज और उनकी सहायता भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ली जाएगी। इसके साथ ही वह हमारे मेडिकल कर्मी जो आज एक ऐसी सेवा देश के लिए कर रहे हैं, जो प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को भी, अपनी आप को भी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो भी आदमी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर डिस्टिंग्विश्ड कोविड नेशनल सर्विस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनको आने वाले किसी मेडिकल रिक्रूटमेंट में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही जितने भी मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे कोविड ड्यूटी में एंगेज होंगे, उनके सपोर्ट के लिए उनका वैक्सीनेशन और साथ में उनको जो हमारी ऑनगोइंग इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे वे डॉक्टर की हों, चाहे नर्सेज की हों, चाहे वे अलाइड प्रोफेशनल्स की हों, उनको एक एक्सेलरेटेड प्रोसेस के थ्रू 45 दिन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के द्वारा एनएचएम के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिलअप किया जाए। आज जब हम एक स्थाई पर जो सप्लाई साइड यानी कि हम कैसे कि केसेस को मैनेज कर सकें, इस पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। जरूरत है कि ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के लिए कि हम रूट कॉज पर भी काम करें। रूट कॉज जो है वह हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम कैसे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जिसमें कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का रिक्वायर्ड प्रयत्न ना करें, वह कभी भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी कोर कैपेसिटीज और लॉजिस्टिक्स को ओवरवेल्म कर सकता है। इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से हम सप्लाई साइड अप्रोच यानी कि चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वे टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हों, चाहे वह मेडिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस पर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी उसी मोमेंटम से काम करने की ज़रूरत है। कलेक्टिवली ज़रूरत है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी में उस अप्रोच से काम करते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें, उस पर कार्य करें। आज ज़रूरत है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट की है, कि एक तरफ हमारे एरिया जहाँ पर कि केस पॉजिटिविटी कम है, केसेस कम आ रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करें, वहाँ पर हमारा कंटेनमेंट से रिलेटेड कार्य चलता रहे। दूसरा ज़रूरी है कि जहाँ पर अधिक सर्ज पाया जा रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट जैसे कार्य पर भी ध्यान दें। इसी के तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने
रिसेंटली ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इससे संबंधित गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को रीट्रेट करते हुए कहा है कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करे, जो वह जिले हैं जहां पर कि 10% से ज़्यादा केस पॉजिटिविटी है या जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 60% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं या आईसीयू बेड्स हैं वह भरे चुके हैं। स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि उन जिलों में वह एरिया आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर कि क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं और वहां पर लोकल कंटेनमेंट, जिसका प्राइमरी पर्पस है कि लोकल इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, उसको कम किया जाए, उसको 14 दिन तक उससे रिक्वायर्ड एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कार्य किया जाए, जिसके तहत ही